बाग जो है, जहाँ पर बड़कोट 51 किलोमीटर्स होता है, यमुनोत्री 97 किलोमीटर से जाता है, गंगोत्री 238 किलोमीटर है। देवांशी ट्रैकिंग कैंप, एनडी गांव। हम 10,000 फीट पे हैं अभी। नागटिब्बा एडवेंचर ट्रैकिंग बेस कैंप से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र सिंह राणा जी, जो हमारे पूर्व खेल मंत्री उत्तराखंड सरकार, जिनके बेटे जसपाल सिंह राणा जी ने शूटिंग में अनेकों इंडिया को, कॉमनवेल्थ और अनेकों हमारे गोल्ड मेडल दिए हैं। और ये उनकी तीसरी पीढ़ी तक भी अब हमें गोल्ड मेडल उपहार में दे रही है। हमेशा से शूटिंग रेंजों में उनका नाम फैला रहता है। हम एनडी गांव की तरफ से आज आपको, मैं संजय माल, गोरखा इंटरनेशनल, आज आपको नागटिब्बा 10,000 फीट से हम देवाशी नागटिब्बा एडवेंचर ट्रैकिंग बेस कैंप साइट से आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक होम स्टे भी बन रखा है, जिस तरह आपने देखा है नरेंद्र सिंह राणा जी का, जो हमारे पूर्व खेल मंत्री भी थे और हमारे बेस्ट शूटर भी हैं, जिनके बेटे जसपाल राणा जी ने बहुत नाम कमाया है। और स्वागत है हजूर। आज हमला बहुत ही गर्व होंदे છે कि हमारी उत्तराखंड को गौरव हमें नरेंद्र सिंह राणा जी को साथ छो। अभी हमारे साथ हम लोग सूर्य विक्रम शाही जी पनि छ, हम लोग गोविंद जी पनि छ। हमलाई यहाँ बहुत राम्रो लागेर स्वागत है आप सब लोग। धन्यवाद। स्वागत है हजूर। धन्यवाद, आपका भी बड़ा अच्छा लगा। रामरो छा। सबसे पहले आपके द्वारा ही हुआ है, सिफारिश किए थे हम। कितना मजा आ रहा है आज है हमारा कैंप फायर। देखो क्या मजा है, बस क्या सुंदर जगह। आप यहाँ पे आप जैसा आप लोगों का टूर ट्रेवलर आ यहाँ पे प्रमोट करिए। ये दिस इज द नियरेस्ट हाइट फ्रॉम दिल्ली। अगर दिल्ली के चारों तरफ चक्कर मारो, ये 10,000 फीट की हाइट जो है, ये सबसे नजदीक है। आप देहरादून से 2-2.5 घंटे में पहुंचते हैं। आपने तो ओली जाएंगे 2 दिन लगेंगे। आप उधर आराकोट बंगाल जाएंगे, वहां भी आपके 4-5-10 घंटे लगेंगे। आप 2.5 घंटे में यहाँ पहुंचते हैं। और NH है सीधा, नेशनल हाईवे कहीं इधर उधर नहीं, सीधा यहीं पे बर्फ है पूरा। उसका नाम क्या है इसका? नागटिब्बा सर्च करोगे गूगल पे, तकरीबन 5 लाख टूरिस्ट आते हैं साल भर में। और हमने आते हुए देखा था आपका पेट्रोल पंप भी था बुलसाई के नाम से। और आप तो हमारे उत्तराखंड के गौरव हो। सर, जो हमारी अंगीठी बनी है, कहाँ से बनी? ये यही लोकल विकास नगर में बनती है। विकास नगर से। पूरा जौनसार बावर रोई जौनपुर में यही कल्चर है जी। क्योंकि ठंडा एरिया है तो वहाँ पे जलाया, ये लगाया ऐसा कुंडा, ये ऐसा लगा हुआ, और इसके ऊपर आप जो है खाना बनाओ, चाहे आप कुछ करो इसके। आज हम लोग एनडी नागटिब्बा जो हिमालय है उसके पास माननीय नरेंद्र सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ऑल इंडिया क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ मिलने आए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि जो आपने यह स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे आपने जो चॉइस की इतनी दूरी है, जो पहाड़ों में आकर के अब शूटिंग रेंज भी है और कई चीज़ें आपने ऐसा डेवलप किया है जो आम जनता के लिए, सुविधाओं के लिए या ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ आसपास और क्या चीज़ है, और ये आपका ऐसा विजन कैसे आया कि आप यहाँ पर इस तरह का ये चीज़ ओकेजन करके आपको आम जनता के लिए देंगे? पहले तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। आप इतनी दूर से रात को यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये विजन क्या, हम यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर नीचे हमारा गाँव है। और बचपन से हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होता है नागटिब्बा में, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आने लग गए हैं। तो शुरू से 20-25 साल से प्लान कर रहे थे कि इस जगह को प्रमोट करें हम टूरिज़्म के लिए, इको टूरिज़्म के लिए, और बागवानी के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो अभी हमने 4-5 साल पहले यहाँ पे ज़मीन लेकर के ये रिजॉर्ट बनाया, जबकि अभी हमारे पास तकरीबन 150 लोगों का एकोमोडेशन है यहाँ पे,
150 स्लीपिंग बैग है, 150 बेड है, ब्लैंकेट्स है, कॉटेजेज है। लेकिन ये अकस्मात है, जैसे कोविड का चक्कर चला है, हमारा काम शुरू भी हो गया तो ये सारा बंद करना पड़ा हमें। और अभी हम लोग फिर इस पीरियड में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे गए हैं, जो यहाँ की पुश्तैनी जो फसलें हैं। और अभी एक सेब के बगीचे लगा रहे हैं जो 1.5 साल में सेब दे देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको स्पर्श होकर के जो हवा आती है वो ऑक्सीजन का काम करती है, बीमारियाँ भी ख़त्म होती है। नॉट ओनली कि हम ट्रैकिंग करें, यहाँ पे एडवेंचर करें, यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे आएंगे, वो अपना हफ्ते 10 दिन रह करके अपना स्वास्थ्य लाभ भी कर सकते हैं। योगा के लिए अभी रशियन ग्रुप्स को हम कांटेक्ट कर रहे हैं जो ऋषिकेश आते हैं, वो यहाँ पे योगा के लिए आएंगे, उनके लिए बहुत आइडियल जगह है। और ये आप आए हैं आपके साथ में, तो मैं नेपाल में 3-4 में टूर किए हैं और वहाँ की बहुत सुंदर जगह, चाहे पोखरा हो, चाहे कोई बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पे, उसको विजिट किया है। और नेपाल का और हिंदुस्तान का जो एक रिलेशन है, हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। हम लोग उसके बिना हमारा हिंदुस्तान भी अधूरा है। आज जितनी भी आप देख रहे हैं हिमालय रीजन जो है हमारे, जो जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ पे हाइट्स पे जितने भी बगीचे हैं या गांव हैं, आज भी नेपाल के लोग यहाँ पे हैं, परमानेंट भी बस गए। इस गांव में भी परमानेंट बसे हुए हैं, नाते रिश्ते हैं आपस में। अभी भी हमारे साथ में भी कम से कम 10-12 लोग हैं यहाँ पे, अभी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के लोगों में बहुत ज़्यादा ईमानदारी है, बहुत कर्मठ है, काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। और ये हम लोग जब नेपाल बन रहा था तो हम लोगों ने वहाँ जा कर के पूरा सर्वे किया, जैसा सूर्य विक्रम शाही जी को पता है, सारे वहाँ के जो होने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, केपी ओली और दूसरे जो लोग, उनसे हमने मीटिंगें की बाकायदा। नेपाल के संविधान बनाने के लिए बाकायदा हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी की है और उसको एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके, जिस पे अभी आवश्यकता भी है काम करने की, क्योंकि अभी जिस तरीके से नेपाल का जो माहौल है, चाइना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, चाइना की उसमें ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो न तो हिंदुस्तान के लिए ठीक है और न नेपाल के लिए ठीक है। क्योंकि जो चाइना का जो बॉर्डर है वो टोटली हिमालयन रीजन से कोई रास्ता भी नहीं चाइना जाने के लिए। आपको दिल्ली आना पड़ेगा, फ़्लाइट से जाना पड़ेगा काठमांडू से, और यहाँ सीधे ही आप आ रहे हैं। आप चाहे उधर से महेंद्र नगर से आ जाओ, चाहे आप इधर से पटना होकर के आ जाओ, सारे रास्ते खुले हैं। और यहाँ से लोग बिना पासपोर्ट के, बिना इसके हम लोग जाते हैं। तो इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। मोदी जी का भी है कि इस रिश्ते को हम और मजबूत करें। और आप आए, कल सुबह और चर्चा करेंगे इस विषय पे। बहुत नहीं, बहुत थोड़ा सा मैं धन्यवाद। और जानकारी चाहूँगा। जो आप नागटिब्बा में हिमालय नियरेस्ट है, सबसे देहरादून से भी और प्लेन एरिया से काफ़ी पास में है, आपके जानकारी में है। तो ये जानकारी काफ़ी लोगों को नहीं है। जो आनंद लोग टूरिस्ट ले सकते हैं, जो वहाँ पे पहाड़ों में आकर के हिमालय का आनंद ले सकते हैं, कितनी हाइट में है और कितना दूरियां हैं इसमें? ये जो है, ये नागटिब्बा जो है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक बहुत बड़ा, कम से कम 50 कंपनियां काम कर रही हैं यहाँ पे, जो ट्रैकिंग में ज़्यादातर ये कि ट्रैकिंग का काम है यहाँ पे, जो ऊपर जाते हैं हाइट पे। और दिस इज़ द नियरेस्ट हाइट फ्रॉम दिल्ली। 10,000 फीट की हाइट है, जो कि जिस हाइट के लिए आपको ओली जाना पड़ेगा, या आपको शिमला जाना पड़ेगा, या उधर नेटवार की तरफ जाना पड़ेगा, हिमालय पे जाना पड़ेगा, बहुत दूर 2-2, 3-3 दिन लगेंगे आपको जाने में। यहाँ देहरादून से सिर्फ 2.5-3 घंटे का रास्ता है। दिल्ली से भी अब नज़दीक हो गया, सड़कें बहुत अच्छी है। दिल्ली से सुबह आता है आदमी, लंच के लिए आ सकता है। और यहाँ पे पूरा अभी भी देखेंगे आप, अभी पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ, सुबह के टाइम में देखना, ये सामने पूरा सफ़ेद हो रखा है। यहाँ से आप 5 किलोमीटर के सड़क पे जाके 5 किलोमीटर पे अभी बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा। और जो ट्रैक करते हैं उनके लिए तो अभी 3-4 फीट का बर्फ़ है ऊपर पूरा। अभी रहेगा, अभी मार्च, अप्रैल, मई तक रहेगा ये बर्फ़। अच्छा, ये आपने इतनी जानकारी दी आम जनता के लिए। हमें इतना जानकारी भी नहीं था, आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचेगी ये बात को। आपसे मुलाकात हुई, आपने इतना जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हम स्वागत भी करते हैं। बहुत धन्यवाद। स्वागत तो आपका है, आप आए इतनी दूर से और अच्छा लगा हमें। ठीक, और आप बिना बताए आए, ये ज़्यादा अच्छा लगा। हम तैयारी में भी नहीं थे। जो है, बहुत अच्छा, जो भी है, मैंने कहा जो घर में बना हुआ वही खिलाने।
यही रहता है हम मेहमान थोड़ी जो बता के आएंगे, हम तो घर के अपने हैं इसलिए है। रेडी। धन्यवाद। आज इतना हमले आफ्नो गोर्खाली भन्छु रमाइलो वातावरणमा हामी बसिरहेको छौँ और हाम्रो उनीहरूले त पुरा नेपाल हाम्रो देखिसकेको छ। पशुपतिनाथमा हामीले हमेशा तस्वीर देख्छ। आफ्नो जो व्यक्तिगत सम्बन्ध छ या उसको छ तो बहुत ज़्यादा छ। तो इसीलिए हामी आज गोर्खा इन्टरनेसनलबाट यहाँ विशेष रूपले नानाजी भ्युजहरू जानौँ हाम्रो नेपालको और हाम्रो कल्चरको बारेमा, किनकि उनीहरूले बहुत हाम्रो कल्चरलाई ध्यानले देखेको छ और हाम्रो लागि उनीहरूले बहुत हाम्रो कल्चरको बारेमा काम गरेको छ। इसीलिए हामी धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। जेठ का महीना है जब हम डांड ना अभी 2013 में यहाँ पे उत्तराखंड में केदारनाथ में एक बहुत बड़ा जो हादसा हुआ है, एक ग्लेशियर टूट के आया है, उसमें बहुत सारी कैजुअल्टी हुई है। करीबन 10-12 हज़ार लोग जो वहाँ पे यात्री थे, गांव के लोग थे, पूरा नीचे एक कस्बा था वो पूरा बह के चला गया है। तो उस समय वहाँ पे बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने वहाँ के जो बच्चे थे, जो पंडित थे वहाँ के या जो लोग पेरेंट्स चले गए थे, वहाँ तकरीबन जो है 1000 बच्चों के लिए वहाँ पे स्कूल खोला है। और वो जो होटल्स वगैरह बंद हो गए थे, उन होटल्स को लेकर के अभी भी वो स्कूल चल रहा है। तो वो बच्चे वहाँ पे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके घर बार नहीं है। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। उसी मैसेज को देखते हुए इस साइड में भी वही सारी आपदा आई थी, यहाँ कोई कर नहीं रहा था, यहाँ पे मकान चले गए थे, कुछ पेरेंट्स वगैरह। तो हम लोगों ने सब लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ कि भाई आप कुछ करिए, तो हमने एक स्कूल यहाँ पे नैनबाग में देवांशी पब्लिक स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से खोला है उस समय। और वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें अभी करीबन 200 बच्चे पढ़ रहे हैं जो टोटली इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। उनके लिए उस समय काफ़ी कुछ लोगों ने मदद भी की है, मकान बना दिया, स्कूल बना दिया वहाँ पे, और स्कूल अच्छा चल रहा। लेकिन इसमें अभी जैसे कोविड के काल में वो सारे स्कूल बंद हो गया। अभी परसों से स्कूल खुला है और अभी हम पूरे उससे सिस्टम से सैनिटाइज करके, मास्क लगा के, जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसके आधार पे अभी स्कूल को चला रहे हैं। और हमने अभी एक गाड़ी भी यहाँ से की है कि कस्बों में भी क्यों जाए, कस्बों में भी तो प्लान है, आदमी यहाँ से पहाड़ से उठ के चला जाए और कस्बों में रहे।
तो यहीं से एक गाड़ी लगा के हम घर से बच्चों को पिकअप करते हैं और फिर स्कूल बंद होने के बाद जो है उनको बच्चों को हम यहाँ पर भी वापस लेके आते हैं। तो एक एक संकल्प है हमारा, एक उनसे प्रेरणा लेकर के जैसे वो लोग करे, वो तो बड़े स्केल में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, मैं खास करके, हमने, जसपाल ने और कई हमारे मित्रों ने उसमें सहयोग किया है और स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे, इंग्लिश में बहुत अच्छा उनका ज्ञान है, जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है और काफ़ी कुछ हमने उनके मोटिवेशन के लिए बाहर से, जैसे वो जो मोटिवेशन है, कर्नल जो कुटियाल है, उनको भी हमने बुलाया है। एक लड़की है जो माउंट एवरेस्ट पे, जिनके दोनों पाँव नहीं हैं, अरुणिमा सिन्हा, उसको बुलाया था यहाँ पे, वो दोनों पाँव नहीं है उसके, तब भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। तो ऐसे कई लोगों को बुला करके उन बच्चों को हम मोटिवेट भी करते हैं और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद पुनः स्कूल शुरू हो गया है। अभी तो बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, पेरेंट्स से लिख करके सारी चीज़ें, तो अच्छा चलेगा। तो ये भी एक हमारा मिशन है, इसमें हम काम कर रहे हैं। ये 30-40 किलोमीटर दूर से आप 4-5 बच्चों को यहाँ से वहाँ तक भेज रहे हैं, ऐसा आपका भावना है कि यहाँ के गांव के बच्चों को वहाँ तक अब शिक्षा ऐसा है, यहाँ पे सरकार का जो सिस्टम है एजुकेशन का पहाड़ में, वो बहुत ही ख़राब है। अभी सारे स्कूल बंद हो गए, खास करके बेसिक एजुकेशन में जीरो हो गए हैं। वो कहीं 4 बच्चे हैं, कहीं 5 बच्चे हैं, 3-3 4-4 टीचर रखे हुए हैं, पढ़ाते नहीं, टीचर्स आते नहीं हैं। स्कूल ऑलमोस्ट बंद है, हर साल 400 स्कूल बंद हो रहे हैं पहाड़ों में। तो अब और स्कूल बंद हो रहे हैं, तो जो भी यहाँ पहाड़ के जो बच्चे लोग हैं, वो भी उठा करके अपने बच्चों को देहरादून, विकास नगर शहरों में तो ले जाने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन सड़क के साथ छोटे छोटे कस्बे जहाँ जहाँ विद्या भारती चल रहे हैं या कोई किसी ने इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला, वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग, मेरा ये विचार था कि अगर वहाँ भी जा रहे हैं तो वो भी एक पलायन है। अगर आप नैनबाग जा रहे हैं या डामटा जा रहे हैं या छोटे कस्बों में जा रहे हैं, तो वो भी एक पलायन है। यहाँ से 20-30 किलोमीटर से आदमी पलायन होकर कस्बों में चला गया पढ़ाने के लिए। तो वही विचार से हमने एक गाड़ी लगाई यहाँ पे, जो कि टोटली हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और बहुत घाटे में भी चल रहे हैं। 5 बच्चों को यहाँ से 30 किलोमीटर ले जाना, फिर शाम को पढ़ा के वापस लाना, एक ड्राइवर रखना, गाड़ी का सारा खर्चा, तो वो एक भावना है। और वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, स्कूल ही नहीं है, तो वो बच्चे यहाँ से जाते हैं, उसी स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। एक भावना है, कुछ बच्चे निकल जाएंगे आगे। छोटा सा किचन है, यहीं अपना सात्विक खाना बनता है। जसपाल की अचीवमेंट है, सारे उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो है आग जलाने के लिए यहाँ पर ये वो शिवलिंग 12 ज्योतिर्मय लिंग है, इसमें पशुपतिनाथ भी है। वो सब मैंने ला करके, अभी वो टूट गया था वहाँ बारिश की वजह से, अब यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। वो सारे शिवलिंग रखे हुए वहाँ पे, तो अभी कल बनाया इसको, अभी यहाँ पे लगाएंगे। ये 12 ज्योतिर्मय लिंग है, इसमें पशुपतिनाथ भी हैं।
पशुपतिनाथ है, महाकालेश्वर है, केदारनाथ है। महाकालेश्वर, केदारनाथ भी है। जो इस कोविड के संकट की घड़ी में जो पूरे दुनिया में एक तबाही मच गई है और इतने लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, उसमें उत्तराखंड भी उससे वंचित नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 4.5-5 लाख युवा बैकलाइन आ गए। हम लोग बहुत कह रहे थे कितने सालों से हमारे युवा चले गए, हमारी जवानी चले गए, वापस नहीं आए। तो इस कोविड में अपने आप ही सब वापस आ गए। अब वापस आ गए तो जहाँ ये लोग काम कर रहे थे वहाँ इन लोगों ने अपनी जगह बना ली थी। जहाँ भी थे 10 साल 5 साल में उन्होंने काम सीख लिया था और उनका कईयों के घर बार भी साथ ही थे। कईयों ने जो है उसको वो भी किया था कि भाई ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। चाहे उनको कम तनख्वाह भी मिलती थी, उसमें अपने घर परिवार का वो कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वापस आए हैं तो वापस आकर के उनके लिए काम नहीं है घर में, क्योंकि घर में तो बहुत कठिन काम है। बैल है, हल है, जंगल में लाना है, करना है, वो उनके बस का नहीं है और यहाँ उनके लिए काम नहीं है। तो अब ये सरकार को चाहिए था कि उनको आइडेंटिफाई करते, उनको काम पे लगाते। ऐसा कुछ उत्तराखंड में अभी तक हुआ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि यार उत्तराखंड में और कुछ हो भी नहीं सकता, न इंडस्ट्री है, न कोई फैक्ट्री है, न कुछ है। उत्तराखंड में यही है कि मैक्सिमम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, तो वो लोग खेतीबाड़ी करें, आधुनिक खेतीबाड़ी करें। सरकार उसमें जैसे एप्पल गार्डन है, एप्पल मिशन के नाम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें काम करें। ये स्कीम भी उन्हीं के लिए अप्लाइन हुए जो बच्चे हैं अपने छोटे छोटे खेतों में ऐसे सेब लगाएं जो 1.5 साल में फल दे देते हैं। गाला वैरायटी है, गाला की है, गाला 11 है, गाला 9 है, जो ये हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। उसमें लोग काम कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी है। कैश क्रॉप्स में बहुत अच्छी सब्सिडी है। तो अब यही एक मॉडल है और उस मॉडल को गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, जो कि हुआ नहीं। अब बच्चे वापस आ गए। अब 5-6 महीने में तो थोड़ा बहुत उनके पास पैसा वैसा था, उन्होंने खूब यहाँ पे घूमे फिरे, खाया पिया। अब पैसा भी खत्म हो गया। अब वापस जा नमस्ते हम नहीं है। अभी जो 25,000 की नौकरी करता था वो 5,000 रुपये में वापस जा रहा है। इंडस्ट्री वाले, होटल वाले उनको वापस बुला रहे हैं और वो जो 5,000 रुपये वहाँ किराए भी देते होंगे वो उस 5,000 में वापस जा रहा है, क्योंकि घर में कोई काम नहीं है। बहुत ही बड़ी दयनीय स्थिति है कि उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए और सरकार को इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए। कुछ बच्चों के लिए बहुत यहाँ पे स्कोप है। टूरिज़्म में बहुत स्कोप है, टूरिज़्म में काम करें। तीर्थाटन में बहुत स्कोप है। कैश क्रॉप्स है, बागवानी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। हर जगह छोटी छोटी जगहों पे लोग हिमालय में आना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए आना चाहते हैं, ट्रैकिंग के लिए आना चाहते हैं। तो इस मॉडल पे काम होना चाहिए। आपने भी एक अपना मॉडल आप यहाँ पर किस डेवलप कर रहे हैं, जैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग का कहा और आप खुद भी इतने बड़े क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। उसमें आप हमारे जो 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 पलायन से आए हुए लोग हैं, आप रिवर्स पलायन हुआ है तो कोविड के रूप में चाहे किसी भी रूप में आए, उनके लिए आप क्या वो करते हैं, किसी करते हैं सरकार को क्या करना देखिए ये चाहिए? अब हम लोग कर तो रहे हैं, क्योंकि मैं गांव में रहा हूँ। गांव में मैंने पढ़ाई के बाद में 3-4 साल गांव में रहा, तो वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन एक एक व्यक्ति का एक मिशन के तौर पे एक बहुत छोटा काम है। इसको हम बड़े व्यापक रूप में नहीं कर सकते कि हम 5 लाख बच्चों को रोजगार दे देंगे। ये तो सरकार को करना पड़ेगा। सरकार इसमें फंडिंग करे, सरकार इसमें चिंता करे, जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है कि जो बच्चे हैं वो आज भी ऐसे घूम रहे हैं। जहाँ भी गांव में मतलब 50 बच्चे, 100 बच्चे हर एक गांव में वापस आ गए। तो वो बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, ताश खेलते हैं सारे दिन भर बैठ करके, पैसा उनके पास ख़त्म हो गया है। और कई कई तो ऐसी घटनाएं हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। आप अल्मोड़ा की घटना आप देख रहे हैं कि एक लड़का वापस पलायन होकर के आया और उसने 2-3 महीने अपना खर्चा उर्चा किया, तो उसने अपने जब देखा कि कुछ नहीं खाने पीने के लिए, तो दोनों बैलों को भी जहर दे दिया, तीनों बच्चों को भी जहर दे करके और उसने अपनी आत्महत्या कर दी। तो ये घटनाएं हो रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। आपने जैसे यहाँ पर अपना आपने छोटे क्षेत्र में आपने जो जैसे आपने अपने व्यक्तिगत रूप से डेवलप किया है और कई लोगों को मैंने देखा कि यहाँ पर लोकल लोगों को आपने रोजगार भी दिया है और रिवर्स पलायन को जो होता है उसको फलीभूत किया और अच्छा कर रहे हैं आप उत्तराखंड के लिए। और वास्तव में तो आप उत्तराखंड के हमारे गौरव हैं, क्योंकि आप हमारे उत्तराखंड के पहले खेल मंत्री भी रहे हैं और
जिस जो ख्याति, खेल मंत्री तो खैर सभी रहते हैं, पर जो ख्याति आपने एक उत्तराखंड में रह के शूटिंग के लिए आपने वो किया है, और आपके परिवार ने किया, आप तो परिवार कह सकते हैं, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है आपकी इसमें। जसपाल सिंह राणा जी तो थे ही थे, आप तो देवांश, वो भी आज राणा भी है, देवांश राणा। तो ये इसके रूप में कुछ आप बताएंगे? देखिए, अब हम लोग निकले थे यहाँ से पहाड़ से, वो कर्मयोगी तो थे ही, जहाँ पे गए फौज में भी गए, वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छा आईटीबीपी नाम किया, 7 डे की लड़ाई भी लड़ी। निशानेबाजी मुझे खुद शौक था, तो मैंने अपने बच्चों को उसमें डाला और वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। जसपाल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज आज उसको वो यंगेस्ट अर्जुन अवार्डी है। 18 साल में उसको अर्जुन पुरस्कार मिल गया था, फिर 22 साल में उसको पद्मश्री मिल गया था, अभी गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। तो मतलब बहुत छोटी एज में तीनों अवार्ड लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हो। तो ये सारी चीज़ें थी। बच्चे भी, दूसरा बेटा भी अभी पैरा ओलंपिक का कोच है, अभी वो जो हैंडीकैप जो शूटर्स है उनको अभी 7 बच्चों को ओलंपिक में ले जा रहा है। बेटी है सुषमा, जो कि अभी राजनाथ सिंह जी की बहू, वो अभी कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट है, उसकी बेटी भी अभी बहुत अच्छा शूटिंग कर रही है। जसपाल की बेटी बहुत अच्छा कर रही है। तो अच्छा लगता है, बच्चे हमारे पसीनों पे चल रहे हैं, और हम हमारे अंदर जो भी कुछ हुनर थे, जो हमने इसमें कुछ सीखा है, उनको हमने बच्चों को सिखाया, आगे बढ़ाया, और आज के आधुनिकता में वो बच्चे और अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आज तो सारी चीज़ें बदल गई है। हमारे टाइम पे तो हम पैदल जाते थे, और मसूरी तक पैदल जाना, ये करना। आज सारी चीज़ें आधुनिक हो गई है। हम एक पिस्टल के लिए तरसते थे, आज उनके पास में 100 वेपन पड़े हुए हैं, जो आधुनिक चीज़ें हैं। तो अच्छा लगता है। और इसमें मैंने अभी एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें मैंने अभी भी नोट किया, जिसमें कहा गया कि आगे अथाह प्रयास था आपका, क्योंकि अभी आपने, मैंने सुना कि 10 साल की उम्र में ही आपके माता पिताजी का वो हो गया था, अब और वो ये भी आपने अपने बलबूते पे इस इतने बड़े मुकाम में पहुंचना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। वो भी एक अपने आप में संजोग कह लीजिए। मैं 9 साल का था, पहले मेरे फादर की डेथ हो गई, 10 साल में मदर की डेथ हो गई। दादी जी ने सोचा इसका क्या होगा, मेरी 10 साल में मेरी शादी कर दी। तो फिर उसके बाद गांव में ही थे, 8वीं क्लास तक पढ़े, उसके बाद पढ़ने का भी आगे मौका नहीं मिलेगा, फिर घर से भाग के चले गए, भर्ती हो गया आईटीबीपी में। तो वो भी मुझे लगता है कि वो एक पीड़ादायक तो था कि आदमी 9-10 साल में अनाथ हो जाए, लेकिन वो मेरे लिए एक अच्छा ही हुआ कि वो लोग चले गए। जाना तो सबने ही एक, लेकिन उनके जाने के बाद में जो मैंने किया, वो एक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर बच्चों ने भी, हमने, और उस चीज़ को हम भूल भी गए कि भाई हमारे माँ बाप चले गए। तो एक व्यक्तित्व हम कहें, एक गौरव कहें उत्तराखंड के, हमारे जसपाल सिंह राणा जी के जो पिताजी हैं, और जिन्होंने उनको बनाया, सब कुछ इतना बड़ा बनाया है, नारायण सिंह राणा जी प्रथम हमारे उत्तराखंड के खेल मंत्री जी भी हैं। उनसे, उनके ही शब्दों में कुछ और सुनना चाहेंगे एनडी गांव के बारे में, और इसके प्रोजेक्ट के बारे में, जो ये होम स्टे अपना इन्होंने डेवलप किया है। अब हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा हमारा सेटअप है, शूटिंग रेंज चल रहे हैं। फिर देहरादून में एक बहुत बड़ी एकेडमी है, जो अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी है, जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी। लेकिन इस क्षेत्र के हम रहने वाले थे, तो हमने ये सोचा कि हम क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। पलायन भी हो गया, हम पलायन भी हो गए। अब हमारे पास में इतने संसाधन है, इतने साधन हैं कि हम क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर, ये एक आखिरी गाँव है टिहरी जिले का, इंदी गाँव, जो नागटिवा के बेस में बना हुआ है। फिर यहाँ पे हमने ज़मीन खरीदी गाँव वालों से, और इसको 4-5 साल हो गए डेवलप करते हुए। यहाँ पे रहने की भी बहुत असुविधा थी। मैं एक गौशाला में रहा हूँ यहाँ पे 3-4 साल तक, गोबर से लिपे हुए मकान में। आज भी उस मानसिकता में हम कर रहे हैं, और हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे कर दिया है टूरिज़्म के लिए। हमने ये रिजॉर्ट बना दिया, बागवानी कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से भी जो भी यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है, ऑर्गेनिक है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा। जो लोग आएंगे वो, उनका स्वास्थ्य लाभ भी होगा, और टूरिज्म के हिसाब से भी जो लोग आएंगे, योगा के लिए आएंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छा एक हमने रिजॉर्ट तैयार किया।
वो ग्लेशियर होता है पूरा। अब उस ग्लेशियर का यह है कि वो जो काला ग्लेशियर है वो बहुत रेयर में टूटता है, क्योंकि जैसे गौमुख में आप जाओगे ना तो पूरा काला हो गया, कोई 200-300 मीटर तो ऊपर तक। अब जो ये वाला जो टूटा है, ये जो ग्लेशियर टूटा है, ये इसमें रॉक मिट्टी के साथ में बर्फ जमी हुई थी। अब वो जब टूटा तो पूरा वो फ्लड के रूप में आया पूरा की तरह, और पूरा गाद बन करके जो है जा करके टनल में जा करके, तो ये बड़ा नुकसान है। और इसके लिए हम लोग दोषी है, जो आज हम आधुनिकता पे आ गए, हमने जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए, हमने सारी ये चीज़ें कर दी है। तो अब कहीं ना कहीं हम बड़े बड़े डैम बनाने में लग गए। अब नेचुरली आप उसमें इतनी बड़ी मशीन है, इतना बड़ा आप ब्लास्टिंग करोगे तो वो जो ग्लेशियर है वो अपने आप में कमज़ोर हो गए हैं। और जब भी ये जो ग्लेशियर का जो टूटना होता है, ये जब हैवी स्नोफॉल होता है तब ये ग्लेशियर नहीं टूटते हैं, वो बर्फ़ से दब जाते हैं और उसके ऊपर बर्फ़ सेट हो जाती है। लेकिन कम बर्फ़ गिरने से ये ग्लेशियर टूटने की संभावना रहती, जो अभी घटना घटी है यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसका रीज़न यही है कि वो कम बर्फ़ के कारण वो पूरा के पूरा पहाड़ जो है रॉक के साथ में, मिट्टी के साथ में एकदम से टूट के नीचे आ गया। और जब टूटेगा तो पानी बन जाएगा, और मिट्टी पत्थर का एक पूरा फ्लड आकर के जो है उसने इतनी तबाही मचा दिया। आज भी हम लोगों को तो लगता है ये घटना है, लेकिन उन उन लोगों से जिनके वो परिवार है, उनके दर्द से अभी अगर आप उनको अपने साथ में रखें कि मेरा परिवार की, तो आप कैसे रियलाइज़ करोगे, जिनका पता ही नहीं है अभी। ऐसे गए कि जैसे मतलब सामने से अभी 7 लोगों का जो वीडियो ऐसा दिखा रहे थे कि वो मतलब 7 सेकंड में ही वो वहाँ पे इधर उधर भागते रहे और फ्लड लेके चला गया। तो ये दुखद है, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। एंडी गांव में जो देवासी हमारी जो नाग टिब्बा एडवेंचर टूरिस्ट कैंप बेस में, हम आज खेल मंत्री, हमारे पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा जी के साथ हम आज ऑर्गेनिक जो उनकी फार्मिंग है, वहीं से जो पैदावार है उसी का हम लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये गौमूत्र से इको फ्रेंडली है, ये देखिए। पूरा इसको हमने, और अंदर से देख लीजिए, अंदर से भी पूरा गोबर से लिपा हुआ है। और ये हमारे मेडल्स हैं। अरे पापा, अब जगह नहीं लगाने की तो टेबल पे लगा दिए, इतने सारे मेडल है घर में। वेरी गुड सर। ये इतने सारे जो मेडल दिखाई दे रहे हैं, ये आप ही के हैं? ये सब हमारे हैं, और बच्चों के भी है कुछ, इसमें कुछ मेरे अपने भी हैं। और ये तो बोरों में भरे हुए हमने, इतने मेडल है। अच्छा, शूटिंग में आपको पता है कितने मिलते हैं। तीसरी जनरेशन खेल रहे हैं, इसलिए जो है जगह ही नहीं गए मेडल रखने की।
जय दुलेश्वर महाराज। यहाँ पर धरासू रेंज उत्तरकाशी वन प्रभाग की सीमा समाप्त होती है। थाना कैंपटी का भी, जनपद टिहरी गढ़वाल का भी यहाँ पर सीमा समाप्त होती है। एंदी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और यहीं से पत्थरखोर की सीमा शुरू होती है। यहाँ पर हमारे पास जय दुलेश्वर महाराज का मंदिर पहली बार गोरखा इंटरनेशनल आपको जय दुलेश्वर महाराज में दर्शन के लिए जा रहा है। जय दुलेश्वर महाराज को पहली बार दुनिया के सम्मुख लाने वाले गोरखा इंटरनेशनल पहली बार आपके सम्मुख ला रहा है दुलेश्वर महाराज मंदिर किले। और ये मंदिर में पूरा अभी स्नोफॉल है, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा। दुलेश्वर महादेव मंदिर के सीमा शुरू होती है। वहाँ से आज अपनी टीम के साथ हूँ। हम सबको आशीर्वाद दीजिए दुलेश्वर महादेव। जय दुलेश्वर महादेव। जय दुलेश्वर महादेव में पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसा मंदिर जहाँ की जो दुलेश्वर महादेव जी के पास आधुनिक गन है। आप देखेंगे ध्यान से तो आधुनिक गन, और तो सब होता है, यहाँ तो आधुनिक गन वाले दुलेश्वर महादेव है। देखिए श्री भगवान की जय। जय दुलेश्वर महाराज की जय। दुलेश्वर महाराज जी के कौन सी जगह कहा जाता है? उत्तरकोट। आप इतनी पहाड़ी में ये टॉप में हैं, आप खेती कर रहे हैं, इसमें कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं तो बहुत है जी, क्योंकि मतलब यहाँ ना तो पानी का साधन है। यहाँ तो वही है कि अपना सब्जी सुब्जी उगाते हैं, थोड़ा पशुपालन आते हैं, गर्मियों में आ जाते हैं। अभी जिसमें जुताई कर रहे हैं इसका आलू लगाएंगे। आलू लगाएंगे, इसके मार्केटिंग कहाँ है आपके? इधर खपत जो है गांव में हो जाता है या बाहर? विकास नगर ले जाते हैं, विकास नगर देना। इसका रेट कैसे आप रेट तय करते हैं? रेट तो जैसे अपने आप ले गए तो मतलब मंडी में जो रेट होगा वो मंडी वाले देंगे। अच्छा, धड़ी के हिसाब से होता है या कुंटल के हिसाब से? ये 40 किलो मतलब 40 किलो का होता है, मतलब अच्छा भाई साहब ये जो 80 किलो का तोल बिकता है, ऊपर बढ़ेगा तो वो मिलेगा। अच्छा भाई साहब ये जो मोदी जी ये जो 3 वो लाए हैं, किसान बिल लाए हैं, जी इससे आपको फ़ायदा लगता है कि नुकसान लगता है? फायदा लगता है। फ़ायदा लगता है आपको? फायदा लगता है। हम देखो हम यहाँ पर फिर थोड़ा कहाँ से हैं, आपका नाम क्या बताया था? राजेंद्र
गांजानिक। और ये गांव का नाम क्या गाँव का था? नाम मेहंदी है जी। एंडी के। एंडी से जो है जिला तेरी। जिला तेरी में देखो किसान कितना कहते हैं कि देखो कि ये मोदी जी के साथ है, और मोदी जी का जो 3 बिल जो आ रहा है किसान बिल, इससे किसानों को फ़ायदा होगा। तो ये हम इनसे मुंह से सुन रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि फायदा है आप जी, क्यों नहीं, किसानों को राहत मिल रही है। अब मान लिया 2000 रुपये पेंशन भी आ रही है, तो अगर 2 कट्टे चावल आ गए तो 1 महीना कट गया। आपको आज इनकी खेती बाड़ी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर किस तरह से किसान लोग हमारे मेहनत से करते हैं। ये वही किसान है जो मोदी जी के साथ हैं और कहते हैं कि मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मोदी जी के 3 बिल पे इनकी राय हमने अभी सुनी की है। मोदी जी के जो कृषि कानून के 3 बिल है, इनसे फ़ायदा हो रहा है इनको। धन्यवाद। ये देखिए हम पूरे हिमालयन बेल्ट में एंडी गाँव पूरा देखिए, हिमालयन बेल्ट देखिए। ये अभी भी यहाँ पर आप शायद अधिकांश जगहों में बर्फ़ गल चुकी होगी, पर यहाँ अभी भी पूरे जितने आसपास जितने हमारे पास हैं सब बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहा है। देखो स्नो कैट है। और ये देखिए ये हुआ है आपका चाइना बॉर्डर। आप देखिए कितने पास से आप देखेंगे, ये चाइना बॉर्डर है। हमारे साथ एंडी गांव से जिला टिहरी से राजेंद्र कुमार है। देखिए इनका ये कितने मेहनत से यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को कर रहे हैं। और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, और उन्होंने कहा था कि पंचायत और जो हमारे किसान ही देश के वो हैं असली हकदार है, और जो मेहनत करके हमें अन्नदाता हैं। हम इनसे पूछ लेते हैं कि जो मोदी जी और जो देश में बबड़ा उठा का 3 कानून और 3 वो किसान कानून, उससे आपको जो फ़ायदा होगा कि नुकसान दिख रहा है? ना फायदा है। देखिए ये हैं, देखो दूर दराज गांव में हैं, इतने इंटीरियर में कि जहाँ पर कि चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ है। उसके इनको भी इतना ज्ञान है कि इनको लग रहा है कि मोदी जी का जो 3 कानून है उसमें फ़ायदा है। हमारे गोरखा इंटरनेशनल के व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है मंत्री जी? गोरखा इंटरनेशनल के लिए तो बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि नेपाल पूरा हिमालय से ढका हुआ है, और असली अगर पूरे विश्व की अगर कल्पना करें तो माउंट एवरेस्ट भी वहीं है, सागर माथा। तो अब सागर माथा पे चढ़ने वाले के लिए तो बहुत कम लोगों का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन पूरा हिमालय रीजन है। और आप लोगों का ये संदेश है कि ये जगह बहुत अच्छी है। नागटिवा गूगल पे सर्च करोगे, उसके नीचे बेस कैंप है, और आज भी आप खुद बर्फ़ में लिपटते खिसकते हुए गिरते हुए आए हैं, तो आपने खुद एंजॉय किया, औरों को भी भेजिए। आइए यहाँ पर, ये करीबन जो है मार्च लास्ट तक रहेगा ये बर्फ़ का सीन यहाँ पे, और इसमें ट्रैकिंग करिए, माउंटेनिंग करिए, ऊपर चढ़िए, नीचे उतरिए और आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए।
आपका यहाँ पर होम स्टे भी आपने बना रखा है, एक बहुत बड़ा कैंपिंग साइट भी बना रखा है, ट्रैकिंग साइट भी बना, उसके बारे में भी कुछ आप ये हमारा बताएंगे? यहाँ पे बेस कैंप है, नागटिबा बेस कैंप के नाम से, और इसकी वेबसाइट भी है। यहाँ पर करीबन 150 लोगों का एकोमोडेशन है, और हम बिल्कुल यहाँ पे ऑर्गेनिक खाना खिलाते हैं लोगों को, और पानी यहाँ पे बहुत अच्छा है। टेंट्स है हमारे पास में जो कि बहुत ही गर्म है, जिस अंदर आपने देखा वो रात को सोए होंगे, और ठंड का कोई नाम नहीं। बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, अंदर आपको पूरा आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे रह करके आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, और आप यहाँ पे प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन है, नियरेस्ट टू देहरादून, नियरेस्ट टू दिल्ली। आप कुछ बता रहे थे कि ये मात्र जो है 150 किलोमीटर देहरादून से है, और बिल्कुल दिल्ली से तो बहुत ही पास है डेस्टिनेशन। बिल्कुल बहुत ही नज़दीक है, एक दो ढाई घंटे की ड्राइव देहरादून से है। और मिनिमम कॉस्ट में ऐसा नहीं है कि मसूरी देहरादून आज आप रुकोगे तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये एक नाइट का चाहिए। हम यहाँ पे मात्र 1500 रुपये में आपको 2 दिन का 3 दिन का खाना भी देंगे, स्टे भी करवाएंगे। और एक हमें एक और जानकारी कि आपने बताया था 10,000 फीट पे। 10,000 फीट की हाइट है ये, नियरेस्ट टू दिल्ली। दिल्ली से सबसे नज़दीक हाइट है ये 10,000 फीट की, और यहाँ पे पूरा अभी मई तक बर्फ़ रहेगा, स्नोफॉल रहेगा, और इसका आनंद ले सकते हैं। बाकी प्रकृति तो है ही। इस जगह जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ रिजॉर्ट है, यहाँ भी 6,500 फीट की हाइट है, मसूरी से ज़्यादा हाइट है। तो हम अपने दर्शकों से हमेशा ऐसे ही वो करेंगे कि यहाँ पर आइए और प्रकृति का आनंद उठाइए, क्योंकि इससे नियरेस्ट आपको अगर इस सीज़न में, आज मैं बात कर रहा हूँ फरवरी मार्च में, अगर बर्फ़ देखना हो तो अब कहीं भी नहीं है। हाँ, तो वही आप भी ये संदेश दे रहे थे कि अभी सिर्फ यहीं पर ही बर्फ़ है, और बर्फ़ रहेगा आपके अप्रैल मई तक। हम अपने दर्शकों को कहते हैं कि आइए यहाँ पर बर्फ़ का आनंद उठाइए, ट्रैकिंग का आनंद उठाइए, और हमारे अच्छे अच्छे लोग जो यहाँ पर हैं उनसे मुलाकात करिए। हमारे उत्तराखंड के गौरव नारायण सिंह राणा जी से हमारी विशेष जो इस बार भेंट वार्ता हुई, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से उनको धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ बकरे काटते हैं ना सब, यहाँ पर देखिए आपको कांसे के बर्तन में ही सब तो ये बड्डू जो है, ये माघ के जिस दिन शुरू होता है उस दिन बड्डू चढ़ जाता है। फिर ये इसको कई परिवार तो धोते भी नहीं है। जैसे इसमें डाल दी, कोई मेहमान आ गया, 2 बट्टी काट के डाल दी, तरी उसमें ऑलरेडी है, थोड़ा नमक डाल दिया, वो जल्दी पक जाता है। फिर वो दूसरा खा लिया, फिर तरी उसमें रहेगी, फिर दोबारा कोई मेहमान आ गया, फिर उसमें 2 बट्टी डाल दी। पूरे महीने भर मेहमानों को। हाँ, ये देखिए कांसे के बर्तन हैं यहाँ पर, पूरे चम्मच भी कांसे का है। इसमें खराब नहीं होती ना चीजें। तो आइए यहाँ पर कुछ पल बिताइए। मिट्टी के होते थे बड़े बड़े घड़े, उसी में बनाते थे। स्टील का बटू है, बटू महंगे हो गए, लेकिन मिट्टी के, मोटे मिट्टी के, उसी में चढ़ा हुआ पूरे महीने भर। एक चार्टर्ड फ्लाइट आती है, काठमांडू में रुकती है। वहाँ जो भी कैसीनो वगैरह है, जिनको खेलना, उसके बाद लोग अपने गांव में, वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को पैसा दिया है, आप 2 कमरे बनाइए, ये पैसा है आपको, लेकिन उसको आप होम स्टे के तौर पे बनाए, उसमें बढ़िया टॉयलेट्स हो, घर का खाना खिलाए, कल्चर प्रोग्राम कीजिए लोकली। अभी ये पूरा के पूरा आपने देखा, वहाँ पे छोटे छोटे गाँव में लोगों ने अपना जाते हैं, लोग बाग एंजॉय करते हैं। बाहर के कंट्रीज में तो यही चाहिए लोगों को। हाँ, अभी हमने अपने लाइफ के ऊपर एक कविता लिखी है कि 8-10 साल के थे, मदर फादर की डेथ हो गई, पैदल जाते थे, और नीचे गिरेगा टूट जाएगा ये। तो उसमें लोग आप बोलते हैं भाई अपने जीवन के बारे में बताए, तो ऐसे ही इस 4 लाइन की कविताओं में अपना पूरा जीवन का सार है कि मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा ज़मीन की कीमत जानता हूँ। और हम लोग पैदल मसूरी जाना, ये करना, तो आगे उसमें लिखा है कि लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ, मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूँ,
मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली। 2 जोड़ी कपड़ों में निकले थे घर से। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, लेकिन छालों में छिपी लकीरों का दर्द जानता हूँ। वो छाले अभी भी याद आते थे। 20 साल तक जूता नहीं पहनने को मिला। और कई उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, लोग हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसके बारे में 2 लाइन आपके लिए भी कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्करा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्करा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। और अंतिम लाइन सबके लिए हम चिपके रहते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, पैसे से, परिवार से, लेकिन अगली सांस में जाना है। उसमें लिखा है कि बहुत कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, बहुत कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, एक दिन मिट्टी में मिलना है ये जानता हूँ। नरसिंह नेगी जी ने बनाया है। उसमें यह है कि उत्तराखंड में आज भी बाघ लगा हुआ, मानस बाघ है, टाइगर्स जो पौड़ी में जो है, मैन ईटर्स जिनको बोलते हैं। तो वो नेगी जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त है। पौड़ी में चुनाव में जा रहे थे हम, तो वो मेरे को मिले वहाँ पे गेस्ट हाउस में। तो बोलता है यार मेरे को एक बुढ़िया मिली यहाँ पे अभी बाज़ार में, और उस समय जसपाल बहुत पॉपुलर था टीवी पे, रेडियो पे, निशानेबाजी के क्षेत्र में। बोला वो बुढ़िया बोल रही है कि मैंने उसको टीवी पे इतना देखा है, अगर इतना धनुर्धर है वो, इतना निशानेबाज है, तो इस बाघ को क्यों नहीं मारता यहाँ, जो हमारी बेटी बहनों को जो यहाँ मार रहा है। तो बोला मैं किसी के ऊपर गीत नहीं लिखता व्यक्तिगत, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जसपाल के ऊपर एक गाना बनाऊँ। मैंने कहा बनाइए, अच्छी बात है। तो उन्होंने बनाया, काफ़ी लंबा गाना है और मैं यूट्यूब में भी है कि बंदूक क्या जसपाल राणा शिस्त सादी दे, निशानों सादी दे, उत्तराखंड में बाघ लग्यूं बाघ मारी दे, उत्तराखंड में बाघ लग्यूं बाघ मारी दे, सोने का मेडल द्यो लो, हाँ नथुली गलाई का असली सोने का मेडल द्यो लो, ए बाघ किसे की तू एक आई के झाड़ी दे। ऐसा बहुत सारा गाना। पीछे से उठाने जाते हाँ भी हैं। बिल्कुल, और क्या, जाते उठाने भी। परिस्थितियों को देख करके लगता है ना कि आज जो कुछ संघर्ष कर रहे हैं और उसके जो परिणाम हो रहे हैं वो उसी प्रेरणा से है। नहीं तो क्या आने की क्या जरूरत थी बताओ। हमने तो ओलंपिक में जा करके, आज कनाडा में होते, अमेरिका में होते, दिल्ली से देहरादून से इस गांव में आने का यही रीजन है कि उसको हमने एंजॉय किया, उस बचपन को, उसको जीवन को देखा है। आज आपके सामने ही है, ये इनकी बंजी जमनत है, ये पूरा मतलब चरागाह था इनका। अब इस चरागाह के आप देख रहे टूरिज्म चलेगा, एप्पल गार्डन होगा, नीचे होगा सब। वहाँ कहीं किसी भी देश में जाएंगे संतुष्ट नहीं है ना, उसके बाद टाइम है। हमें जाते हैं ना यहाँ से गाजियाबाद से जाते खांसी शुरू हो जाती है, तो पूरा पॉल्यूशन नाक के द्वारा। दूसरे दिन अगर यहाँ खांसते भी है तो पहले तो खांसी आती नहीं, महीने में कैसे दिन खांसते भी है तो वो सफ़ेद बलगम आता है, और वहाँ जाते ही ऐसा काला बलगम निकलता, पूरा पोल्यूटेड जो एयर है वो सारी, तो वो जा तो रही लंग्स में, बीमारी क्यों है, ये बीमारी क्यों आ रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही है। इधर इस एरिया में एक भी कोई कोरोना का पेशेंट नहीं। 2 किलो गौमूत्र, 2 किलो गुड़ और 1 किलो दाल, 1 किलो बेसन, और उसमें खल, सरसों की खल, और ये पूरा लोहा तांबा, और ये 10 दिन में ये पूरा ये किसी भी प्लांट में, खेती में जाना तो स्प्रे कर दो, प्लांट में डालना तो इसको कर दो, ये सारा अब ये देखो कितनी इसमें स्मेल आ रही है। ये बिल्कुल जैसे हमारे वो बनाते हैं ना, नेपाली लोग भी बनाते हैं, छंग वगैरह बनाते हैं। अब इसमें गौमूत्र और गोबर है, इसलिए इसको पी नहीं सकते लोग। बाकी अगर गौमूत्र और गुड़ ये ना हो, गौमूत्र में तो ये घनसूर हो गई। आटा है, इसमें दाल है, चावल है, और इसमें गुड़ है, इसमें सरसों की खल है। अगर गणेश और हमारे यहाँ की खा लेना आप 2 पैक, एक ही तरफ घुमाना है इसको, सुई का ऐसा उल्टा नहीं भाई, एक ही तरफ ऐसा घुमाओ जैसे घड़ी की सुई है ऐसे। ये सुखपाल, इसको घुमा लेना है सुबह शाम, थोड़ा टाइम लेकर के। नहीं जिंदा रहने के लिए सिर्फ गेहूं खा लो और चावल खा लो, लेकिन वो क्या खाता है,
उसमें मसाले भी है, दूध भी है, दही भी है, मक्खन भी है, इसीलिए इसमें लोहा भी है, तांबा भी है। इसको भी घुमाओ ये वाला मुद्दा की दिया। तब ये तैयार हो गया। अब 2-3 दिन में सुखा देखो, उबाल आ गया इसमें। अब ये विधि हम बताना चाहते हैं लोगों के लिए, कोई इसको सीखना नहीं चाहता, कोई बिना जीरो बजट फार्मिंग है ये। आपका घर का ही है सब कुछ। इसमें गोबर है, गौमूत्र है, खल है, मिल जाता है आपको। सड़ी हुई दालें डाल दो इसमें, सड़ा हुआ जो है वो डाल दो इसमें, क्या बोलते हैं, बेसन डाल दो, जो चीज़ सड़ रही है वो डाल दो जिसमें कीड़ों मकड़ों लगे हुए। ओके, खाद तैयार हो गया। आप बनाओ अपने गमलों के लिए, वहाँ पे एक छोटे से डब्बे में ऐसे में, उसमें क्या करना, थोड़ा सा बेसन डाल दो, थोड़ा दाल का चूरा डाल दो, थोड़ा गौमूत्र डाल दो, थोड़ा गोबर डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, और उसको घुमाते रहो ऐसे। 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा ये। फिर उसको गमलों में वन साइडेड घुमाना है ऐसा। हाँ, कैसे भी घुमाओ, लेकिन तरीका ये है कि उसको घुमाओ 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को। 10 दिन में तैयार हो जाएगा ये। उसमें चहल पहल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो पूरा मिक्स हो जाम जाएगा। ना हो जाए। आटा गुड़ दाल जो मर्जी डालो। हाँ, सड़ी हुई चीज जो मर्जी नहीं, आटा, बेसन का, दाल का पाउडर, गुड़, और ये क्या बोलते हैं, गौमूत्र और गोबर, थोड़ा राख डाल दो। राख में भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितना भी है। थोड़ा लोहे के टुकड़े डाल दो, कीले काले जिसमें जंग लगा हुआ, थोड़ा तांबा की तार निकाल करके वो गुच्छी डाल दो, तो वो अपने आप में तैयार हो गया। 10 दिन में आपको, चाहे गमलों में डालो आप, चाहे घर में। गमलों के लिए तो वरदान है ये, जो घरों में गमले गुमले, उसका एकदम से मतलब मरा हुआ पौधा भी जिंदा हो, जिसका नाम ही जीवामृत है। अच्छा, ऐसा बनाना पड़ेगा। हाँ, मृत होने वाला जीव जिंदा हो। वहाँ पे वो लिखा हुआ, वो सारी उसकी थेरेपी लिखी हुई है वहाँ पे, जो भी चीजें थे, वो सारी चीजें अब प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। संजीवनी फिर देखने आऊंगा कल परसों तुम्हारे वहाँ, तो बनाया नहीं बनाया। हाँ, इसमें हमें कोरोना में क्या करना चाहता है, कौन सी वाली थेरेपी, कौन सी वाली है? हम नरेंद्र सिंह राणा जी के 200 साल पुराने घर में हैं। ये पहली बार आपको एक्सक्लूसिवली हम गोरखा इंटरनेशनल में दिखा रहे हैं।
अभी भी मानवेंद्र शाह के जो बहू है वो टेरी से, उनकी वाइफ भी वहीं से थी। तो क्या हुआ कि वो उन्होंने टेरी नरेश ने जी वो छोटी वाली को प्यार करते थे। 2 वाइफ थी, एक तो नेपाल से थी क्या कह रहे और एक दूसरी थी। तो वो जो छोटी वाली थी वो राजस्थान की वसैदार थी। तो अब छोटी वाली भी प्रेग्नेंट हो गई और बड़ी वाली भी नेपाल वाली भी प्रेग्नेंट हो गई। अब उसमें फर्क था 1-2 महीने का उनकी प्रेगनेंसी में। तो छोटी वाली ने उनको बोला भाई मेरा वाला बेटा कुंवर बनेगा, राजा बनेगा। अब प्यार तो करता ही था। तो उस समय वो ये ब्रिटिश शासन था तो राजा ही था। तो वहां जा करके उसने 2 महीने पहले उसका डिलीवरी करवा दी इंग्लैंड जा करके। वो बच्चा 2 महीने पहले पैदा करवा दिया ऑपरेशन करके। 9 से 7 में कर दिया। हाँ, तो वो पहले हो गया छोटी वाली का, तो राजा उसने बनना था। जिसका पहले होगा वही होगा। अब ये सारे षड्यंत्र का पता नेपाल नरेश को चल गया वहाँ बाद में उसी समय कि भाई इन्होंने हमारी जो बहन है उसके साथ में ऐसा किया। तो उन्होंने फिर जो वहां से अटैक कर दिया। इधर से अटैक किया इन्होंने, महेंद्र नगर से आए और खटीमा होते हुए यहाँ आकर के इन्होंने देहरादून में कब्जा कर लिया। लंबा अटैक करा बताऊं। वो जो सारे जो आपके जो शहीद हुए थे ना वो उसी समय के वो सारा। अब वो अटैक करने के बाद 14 साल तक रहे यहाँ पे। 14 साल के बाद में फिर राजा ने अंग्रेजों से यही एक राज्य ऐसा था जो अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ। ये जब देश आजाद हुआ तब भी ये टेरी के राजा के अधीन था। टेरी रियासत जो है वो, नहीं तो ये रियासतें पहले मर्ज हो गई थी सारी नेहरू जी के टाइम पे। तो अब क्या हुआ कि वो गढ़वाल पौड़ी भी टेरी में था। पौड़ी गढ़वाल अंग्रेजों को दे दिया और उन इस शर्त पे कि आप हमारा ये गढ़ी कैंट वाला एरिया जो गोरखों ने कब्जा कर रखा है इसको आप खाली करवाएंगे। अच्छा। तो वो ब्रिटिश गढ़वाल बन गया 100 साल पहले। पौड़ी गढ़वाल का नाम आज भी ब्रिटिश गढ़वाल है। राजधानी जो टिहरी थी वो वहां थी, पहले पौड़ी में थी। फिर वहां से उसको अंग्रेजों को दिया, यहाँ पे टिहरी में नई रियासत बसाई, राजधानी बनाई। फिर उन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ पे तोपों से जो वो आप बताते हैं ना कि तो अभी भी रखे हुए वहाँ पे तोप के गोले छोड़े, तोप से उनको फिर खाली करवाया। फिर इधर ही से गए वो सारे। तो वो 50% तो यहीं रह गए। आज गढ़ी कैंट में पूरा जो है वो उसी का इतिहास उठा के देखो तो ये इतिहास है। परिवार में करीब 70 लोग हैं और 2 अलग अलग पीढ़ियां चल रही है परिवार में। और अभी जैसे कि लड़कियां भी है, लड़कियां ज़्यादा है, अभी 17-18 लड़कियों की तो मैंने शादी करनी है। 7-8 की पहले कर दी है जो बस हो गए हैं। तो अभी बड़ा आनंद आ रहा है। जो जहाँ पे है वो वहाँ पे अपने सेटल है। 2-3 जगह दिल्ली में रहते हैं, 2-3 जगह देहरादून में रहते हैं। घर में जो घर वाले हैं वो सारा घर को संभाल रहे हैं। हम लोग जब बाहर से आते हैं तो कोई कुछ नहीं लाते, मतलब ना कुछ बोलेंगे घर वालों को कि भाई क्या लाना है, सब कुछ घर में जो है वही खाते हैं। अच्छा, घर का बना सब कुछ घर में, सारा साग सब्जियां सब घर में। कोई भी लाए तो वही अपना घर पे वही। हाँ, बस चूल्हा एक ही है, चूल्हे में सिर्फ चाची हाथ लगाएगी। बाकी बहुएं सब इधर उधर जो है वो हेल्प कर देगी, आटा गूंद देगी, सब्जी काट देगी, रोटी वही बनाएगी। अच्छा, चाहे 50 आदमी हो चाहे 60-70 आदमी हो। अच्छा, चाची का अपना वो घरिया ही बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब उसको वो एक उस रूप में देखते हैं कि ये घर की महिला है। कुटुंब का जो बड़ा होता है इन्होंने संभाला, खाना इन्होंने खिलवाया। और इस दादी के अभी तकरीबन 50 लोग, इनके 5 बेटे थे। हाँ चाचा जी ये खिलाओ ना, ये दो कटोरा, और ये घर की बनी हुई। और पहले ये तावला बोल हमारे भाषा में तावला, इसमें कोठार अंदर अनाज रखते थे इसमें। ये पहले ये 200 साल पुराना है। और ये ऊपर वाला अभी हमने बनाया, इसको थोड़ा ऊपर हाइट दे करके। ये है बड़ा बड्डू। हाँ, और ये देखिए इधर ये पहले झुके चलने के लिए बोलते थे। तो पहले इसमें सीढ़ी बनी हुई है। नहीं सीढ़ी है, ये अंडरग्राउंड सीढ़ी होगी। हम हमारे वहाँ पे दुकानों में भी ऐसी बनाते थे, ऊपर से नीचे जाने के लिए सीधे नीचे। ये सीढ़ी जो है परदादा के टाइम की बनी हुई है, अभी तक हमने इसको छेड़ा। 200 साल पुरानी ना आप कह रहे हैं? हाँ, कुछ पहले को बरकरार रखा होगा। 200 साल पुरानी सीढ़ी। ये मकान ही
नरेंद्र सिंह राजा जी का 200 साल पुराना है। जगह पे मैं बैठता कुल देखता। नरेंद्र सिंह राजा जी इस जगह पे पैदा हुए। हम उसके आज ये पहली बार गोरखा इंटरनेशनल में आपको दिखाया जा रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं किसी ने देखा होगा इसको, क्योंकि हम बिल्कुल गर्भगृह में जिसको कहते हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। दादा ने भी स्पर्श किया, मेरे पिताजी ने भी, मैं भी। इसको ये बहुत पुराना संघ है, मतलब पीढ़ियों से, पता नहीं बचता भी है कि नहीं। जय हो जय हो। माता की, जय हो माता की। पूजा भी बहुत दिनों से नहीं की। सर ये तो इतना यूनिक चीज अब आज कहाँ मिलेगा? ये कहीं नहीं मिलने वाला ये। बंद कर दिया। ये छेद है, ये शायद बच्चे जाते थे इसमें। तो ये सिर्फ उतनी जगह है जितना आदमी इसमें आ सकता, मोटा आदमी इसमें नहीं आएगा ऊपर। वो मुसलमानों के टाइम पे मुसलमान आ रहे तो यहाँ पे खड़े रहते थे, ऐसे दादा परदादा लोग। अच्छा। अगर कोई आएगा तो आएगा तो यहीं से रास्ता तो यही, दरवाजा इसलिए छोटा था कि आप झुक के आप सामने जाएंगे, देखेंगे, आप झुक के जाएंगे तो उधर से गर्दन जाएगी। हाँ, पूरा इधर जो है टॉयलेट्स है, एक दो कमरे भी है, किचन है यहाँ पे। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। ये है ना हिस्टोरिकल चीज़ें, तो 200 साल पुराना ये हिस्टोरिकल चीज़ें जो एक हाथ लगा दीजिए फिर। नहीं मिलेगी सर कहीं भी ये चीज। ये 200 साल पुराना है ना। ये तख्ते भी 200 साल पुराने नहीं मिलेगा। 200 साल इसको पुराना। हमने थोड़ा सा रंधा लगाया इस पे, ये वही तख्ते हैं जो परदादा के टाइम के। बोलता हूँ ये कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे पेड़ ही है ये, देखो इतने बड़े पेड़ कहाँ है आजकल, इतना बड़ा तख्ता कहाँ होता है आजकल। उत्तराखंड में मिलेंगे नहीं। मिलेगी नहीं, पेड़ ही नहीं इतने साइज के। अब पेड़ है भी तो लोग उसको बनाते नहीं है। आरा मशीन वाले भी बिल्कुल छोटे छोटे 1-1.5 फीट का बनाएंगे। सारा डांगरा डूंगरा होता था हमारे यहाँ, हथियार जो है ना वो जो बड़ा यहीं पर ये नहीं खींच